हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके नेक्स्ट टॉपिक को लेके आए हैं, दैट इज यूनिट 2 डिमांड का पार्ट 5। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा डिमांड का वहीं से स्टैब्लिश होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन एग्जाम में लिख लो, आएगा ही आएगा। छोड़ के जो भी बच्चा जाएगा वहां जाके रोएगा, तो प्लीज रोना नहीं, इसको करके जाना, ठीक है। मीनिंग समझेंगे, एजम्पशन समझेंगे और एक्सेप्शन समझेंगे कि इस लॉ की क्या एक्सेप्शन है, मतलब ये लॉ कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चुपचाप बैठ जाओ, नोट्स कॉपी निकाल लो और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। बहुत इजी लॉ है बेटा, बहुत इजी लॉ है, तुम अपने लाइफ में इसको देखते ही रहते हो। अच्छा बताओ, जब प्राइस बढ़ता है किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है कि गिरती है? मैम गिर जाती है। जब प्राइस किसी चीज़ का गिरता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? तो उसकी डिमांड मैम बढ़ जाती है। बट हम यहाँ पे बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो है कि इनकम बढ़ गई, मान लो प्राइस बढ़ा लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, या पॉपुलेशन बढ़ गई, इस वजह से लोग ज़्यादा डिमांड और बढ़ गई। तो इसीलिए ये लॉ कहता है कि देखो देखो देखो, हम प्राइस और डिमांड का रिश्ता तो समझ रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में बाकी सारे जो भी फैक्टर्स हैं, मतलब ताऊ मौसी बुआ, ये सब कांस्टेंट रहेंगी, ये सब कुछ नहीं बोलेंगी, ये सब कुछ नहीं बोलेंगी, तभी तो मैं पूरी तरीके से डिमांड को इफेक्ट कर पाऊंगा। अगर ये सब आ जाएंगे तो डिमांड तो इनसे भी प्रभावित हो जाएगी, फिर मेरी कहां सुनेगी, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड किसका एक रिलेशन समझाता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड अ क्वांटिटी डिमांडेड। ये रिश्ता तुम्हें समझाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, कि कितनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, किस प्राइस पे, इन दोनों का जो रिश्ता है इसको समझाता है, जो लॉ से हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। सो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि हाउ द डिमांड चेंज, कि डिमांड कैसे चेंज होती है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, मतलब जैसे जैसे प्राइस बदलता है वैसे कैसे कैसे क्वांटिटी की डिमांड बदलती है, मुझे ये लॉ सिखाता है। लेकिन एक चीज सुनो, ये लॉ क्या बोलता है कि अदर थिंग्स क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसको हम सिट्रस पैराबस भी कहते हैं। मतलब कि बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। इसकी स्पेलिंग बात चेक कर लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, सेम रहेंगी, सिर्फ प्राइस के वजह से डिमांड में असर आएगा। क्योंकि ऐसा भी तो है यार कि प्राइस मान लो गिर गया लेकिन लोगों का टेस्ट बदल गया, तो फिर क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, लोग पसंद ही नहीं कर, अब क्यों डिमांड करेंगे। इसीलिए ये लॉ बोलता है कि प्राइस और डिमांड का रिश्ता है, लेकिन बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी उस केस में, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब बाकी किसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है, उसकी वजह से मेरी डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो मुझे ये लॉ समझाता है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इस लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल, एंड द प्राइस ऑफ when the price fall its quantity demand rises। ये बोलता है बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं। उसके बाद ये लॉ कहता है जब सारी चीज़ों को कांस्टेंट रख लिया, देन जब प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ता है तो उसकी डिमांड गिरती है, और जब प्राइस किसी कमोडिटी का गिरता है तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। इस रिश्ते को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। मतलब प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिश्ता है, इनवर्स, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये कौन सा रिश्ता है, एक ही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, अपोजिट। इसे क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। सपोज करो एप्पल का प्राइस 100 पर केजी है, तो कंज्यूमर 1 किलो खरीदता है। अब प्राइस 60 रुपए हो गया तो हम 2 किलो लेंगे। तुम भी तो ऐसा करते होगे, जब तुम्हें लगता है कि कोई चीज सस्ती हो गई तो तुम ज्यादा ले लेते हो, और जब महंगी हो जाती है तो मुझसे कम लेते हो, है ना, गुजारा कम में करना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस लॉ ऑफ डिमांड के समझते हैं, बेसिकली ये तुम्हें इसके फीचर्स बता देगा कि ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है डिमांड में, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चेंज नहीं बताता है। मतलब सिर्फ ये बताएगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है, प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, बस डायरेक्शन बताएगा। कितने रुपए से प्राइस बढ़ने से कितनी डिमांड गिर रही है ये नहीं बताएगा।
या कितना प्राइस गिरा, कितने परसेंटेज से गिरा, कितनी डिमांड उस परसेंटेज से बढ़ी, वो नहीं बताएगा, वो तुम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ोगे। बट लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है। देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, मतलब परसेंटेज टर्म इन सब में कोई भी रिश्ता नहीं बताता क्वांटिटी के टर्म में बेसिकली, ठीक है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन डिमांड, नॉट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस के बदलने से डिमांड में क्या असर आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड में क्या फर्क आ रहा है वो नहीं बताता है। ये सिर्फ बताता है कि प्राइस की वजह से डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, क्वांटिटेटिव नहीं। ये तो तुम्हें समझ में भी आ गया, क्योंकि कितने अमाउंट से बढ़ रहा है घट रहा है वो नंबर में नहीं बताता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। और ये जो दिशा बता रहा है तो ये सिर्फ क्या, ये क्वालिटेटिव नेचर ही तो है। तो ये सिर्फ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। तो समझ में आया। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, मेरी कांस्टेंट रहेंगी। फिर एग्जांपल भी लिख के आ सकते हो। चीजें क्या रखनी है कि सिर्फ डायरेक्शन बताता है, क्वांटिटी कितने अमाउंट से चेंज हो रही है ये नहीं बताता, इसीलिए इसको हम क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट नहीं कहते हैं। सिर्फ प्राइस का क्या प्रभाव है डिमांड पे वो बताता है, बाकी चीजों का इफेक्ट क्या है डिमांड पे वो नहीं बताता है, उनको तो वो कांस्टेंट लेके चलता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एजम्पशन पे कि एजम्पशन क्या है इसकी, क्या मान के चलता है। तो द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड ट्रू ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड बेटा तभी सही होगा जब बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या क्या कांस्टेंट रखना है हमें, देखते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, हम ये मान के चलेंगे कि कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस वही है जो पहले था, है ना। मान लो अगर कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल गया, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरी, जैसे पहले मेरा कंज्यूमर इस बॉटल को पसंद करता था, अभी उसको ये बॉटल नहीं पसंद आ रही, इसका टेस्ट बदल गया। हो सकता है मैं इसका प्राइस गिरा दूं, आज को कल मैं 50 में बेचती थी, आज मैं उसको 20 में तैयार हो जाऊं, लेकिन फिर भी कोई इसकी डिमांड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लोगों का चॉइस ही बदल गया ना अब। तो हम ये मान के चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि लोगों की चॉइस नहीं बदल रही है, वो आज भी वही है, तभी तो शो होगा कि इसका प्राइस गिरने से इसकी डिमांड बढ़ी, अदरवाइज तो नहीं बढ़ेगी ना फिर। तो ये एज्यूम करके चलता है कि कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस नहीं बदल रहा है। अगर कंज्यूमर सडनली किसी कमोडिटी को डिसलाइक करेगा तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, भले ही उसका प्राइस भी गिर जाए, तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, है ना। प्राइस गिरने पे भी डिमांड गिरी, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये तो क्या करता है, इनवर्स रिलेशन शो करता है ना। जैसे मैंगो है, मैंगो का प्राइस गिर गया तो ये यक कर रहे हैं, तो इनका टेस्ट ही बदल गया, तब भी नहीं खरीदेंगे ये, है ना। नेक्स्ट हम क्या कांस्टेंट मान के चलते हैं कि इनकम भी क्या रहेगी, कंज्यूमर की कांस्टेंट रहेगी, मतलब इनकम भी कोई बदल नहीं रही। इनकम भी क्या है, आज को जैसी थी पहले आज को भी वैसी है, तभी तो प्राइस का इफेक्ट आ पाएगा पूरा डिमांड पे। मान लो अगर इनकम बढ़ गई तो हो सकता है कि प्राइस बढ़ भी गया फिर भी लोग डिमांड बढ़ा देंगे। हम तो कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिरती है, लेकिन इनकम बढ़ने पे तुम कहोगे कि नहीं अब तो पैसा ज्यादा, अब खरीद लेंगे ना, डिमांड ज्यादा कर देंगे, तो यहाँ पे भी तो मेरा लॉ फेल हो जाएगा। इसीलिए लॉ कहता है इस रुकावट को भी नहीं आने देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि इनकम क्या है, कांस्टेंट है, इनकम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। दूसरा हम ये भी मान के चलेंगे कि इनकम और कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ये तो दोबारा रिपीट कर दिया गया है। हम ये मान के चलेंगे जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का वो भी क्या है, नहीं बदलेगा। मतलब रिलेटेड गुड्स का प्राइस मतलब जो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट गुड है उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मान लो कि टी का है ना, टी का प्राइस और कॉफी का प्राइस है, हम टी का देख रहे हैं, बेसिकली हम देख रहे हैं कि टी का प्राइस गिर रहा है तो टी की डिमांड बढ़नी चाहिए। मान लो कॉफी वालों ने प्राइस और ज्यादा गिरा दिया उससे, तो फिर डिमांड इफेक्ट हो जाएगी ना टी की, तो फिर प्राइस उनके थोड़ा गिराने पे भी डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि लोग उधर स्विच कर जाएंगे, क्योंकि कॉफी का तो प्राइस उसके कंपैरेटिव और ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनके केस में हम मान के चलेंगे कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हेंस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी क्या माने जाएंगे कि ये भी कांस्टेंट रहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि कार एंड पेट्रोल, हम ये मान के चलेंगे ना पेट्रोल के प्राइस में बदलाव आया ना कार के, कांस्टेंट है। तो मान लो अगर हम कार और पेट्रोल में एक में तो मानेंगे ना, जैसे हम मानते हैं कि कार का हमें देखना डिमांड को, तो हम बोल रहे हैं कार का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, और मान लो तुम कह दो कि पेट्रोल का प्राइस तुम मैम और गिर गया तो कार की डिमांड तो बढ़नी चाहिए, तो हाँ बढ़नी तो चाहिए भाई, इसीलिए हम कहते हैं कि
वो चीज़ कांस्टेंट रहेगी, मतलब पेट्रोल को जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है इसका, उसके प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, वो कांस्टेंट है। अदरवाइज तो हो सकता है पेट्रोल बहुत सस्ता हो तो लोग फिर कार की डिमांड बढ़ते प्राइस में भी कर लेंगे कि चलो ठीक है पेट्रोल तो गिर रहा है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर प्राइस में कोई बदलाव नहीं होगा ये मान गई। कंज्यूमर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कंज्यूमर को अगर लगता है कि लॉकडाउन लगने वाला है तो भले ही आज प्राइस ज़्यादा वो ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो ये मान के चलेंगे कि कोई फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं कि प्राइस गिरेगा बढ़ेगा, नॉर्मल है, तो उस केस में हमारा लॉ वर्क करेगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है लोगों को लगता है तो वो ज़्यादा खरीद लेते हैं इवन हाईयर प्राइस पे, तो यहाँ पे भी तो लॉ फेल हो जाएगा। इसलिए मान के चलते कि प्राइस में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक एजम्पशन और लेंगे कि पॉपुलेशन के साइज में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब जैसी पॉपुलेशन का साइज कल था आज को भी उतना ही है, क्योंकि ऐसा भी तो होता है कि हो सकता है कि प्राइस बढ़ गया तो तुम कह रहे हो डिमांड कम होगी, लॉ तो यही कह रहा है, बट मान लो पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई तो बढ़ती जनसंख्या भी तो डिमांड करेगी, तो डिमांड तो उस केस में तुम कहोगे कि बढ़ रही है, जबकि प्राइस मेरा बढ़ा है, तो डिमांड कैसे बढ़ रही है, डिमांड तो गिरनी चाहिए, तो वहां पे भी तो फेल हो जाएगा ना। इसीलिए मान के चलते हैं कि बायर का नंबर मार्केट में नहीं बदल रहा है, पॉपुलेशन कांस्टेंट है वही है, ठीक है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन इफेक्ट करता है डिमांड को, इसीलिए मान के चलते ये भी कांस्टेंट रहेगी। नो चेंज इन गवर्नमेंट, ये चेंज करो, नो चेंज इन गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस और सब्सिडीज में भी क्या है कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये मान के चलेंगे। टैक्सेस सब्सिडीज एंड प्राइस कंट्रोल शुड रिमेन अनचेंज, न्यू टैक्स और सब्सिडी कैन चेंज डिमांड इवन व्हेन द प्राइस रिमेन सेम। तो क्योंकि टैक्सेस मान लो सरकार ने टैक्स कम कर दिए तो भी हो सकता है लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करने लग जाएं, भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि उनको लगेगा अरे टैक्स तो कम हो गया है, सब्सिडी दे रही गवर्नमेंट तो छूट दे रही है, तो हम डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं भले ही प्राइस ज़्यादा है। इसीलिए ये एजम्पशन लेके चलेगा कि टैक्सेस सब्सिडीज में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फैशन और चेंज भी नहीं हो रहा है, मतलब फैशन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सोशल हैबिट में, फैशन में, ट्रेडिशन में, वो भी सब क्या है कांस्टेंट है। हो सकता है मान लो वो डैमेजिन का फैशन ही आउट हो गया, भले उसका प्राइस गिर गया, तुम कहोगे कि डिमांड जो है वो भी गिर गई, डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी, प्राइस गिर गया, तो लॉ तो फेल हो गया। इसीलिए लॉ मान के चलेगा कि फैशन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है ना। तो ये लॉ तभी सक्सेसफुल होगा, मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड का गिरना, प्राइस के गिरने से डिमांड का बढ़ना, ये तभी सक्सेसफुल होगा जब ये सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होंगी, मतलब ये सब चीज़ क्या रहेंगी कांस्टेंट, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, कंज्यूमर की इनकम में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस में, गवर्नमेंट के टैक्स एंड सब्सिडी में, पॉपुलेशन के साइज में, फैशन और सोशल कस्टम में, इन सब में क्या है कोई भी चेंज नहीं आएगा, तभी ये लॉ मेरा वर्क करेगा। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है इसको हमने मतलब टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि देखो जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी 2, प्राइस क्या हुआ गिर गया तो क्वांटिटी डिमांड देखो बढ़ गई, 2 से 4 करने लगे, जब और प्राइस गिर गया 6 हो गया प्राइस तो और क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा दिए 6, जब प्राइस और गिर गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई और ज़्यादा होने लगी, जब प्राइस 2 पे आ गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी बढ़ गई, मतलब जब प्राइस 10 था तो लोग 2 खरीद रहे थे, अब देखो जब प्राइस एकदम 2 पे आ गया तो लोग 10 खरीदने लगे। इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरता है वैसे वैसे डिमांड क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है ना। जब प्राइस 10 से 8 आया क्वांटिटी डिमांड 2 से 4 हो गई, जब प्राइस 8 से 6 आया क्वांटिटी डिमांड 4 से 6 हो गई। इसका मतलब ये लॉट तुम्हें क्या शो कर रहा है इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे मेरा प्राइस गिर रहा है वैसे वैसे मेरी डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, यही आपको यहाँ पे शो करना था। और आप इसका डायग्राम भी बना सकते हो इस तरीके से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया। डिमांड कब बस याद रखना कि डाउनवर्ड स्लोप करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तुम्हें याद होना चाहिए। डिमांड कर्व कैसी होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे की ओर जा रही होती है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रही होती है। देखो ना जब प्राइस यहाँ था P1 पे था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही थी Q1, प्राइस गिर गया प्राइस P2 पे हो गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई बढ़ गई, प्राइस P3 पे आ गया क्वांटिटी डिमांड और बढ़ गई, मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरता गया वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड मेरी और बढ़ती गई। इसका मतलब किधर से जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें कर्व देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी याद रखना।
नेक्स्ट है, ये लॉ कहीं कहीं नहीं लगेगा, कुछ एक्सेप्शन इस लॉ की, वो हमें पढ़नी है। तो नॉर्मली हम यही देखेंगे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी। बट कुछ जगह ऐसा तुम देखोगे जहां ये लॉ काम नहीं करेगा, जहां प्राइस गिरेगा फिर भी डिमांड नहीं बढ़ेगी, है ना। वो कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं। पहला है गिफेन गुड्स, ये गिफेन ने दिया था। गिफेन ने देखा था कि कुछ ऐसे इंफीरियर गुड्स होते हैं, बेसिकली जो गरीब लोग, मोटा अनाज, ये सब तुमने सुना होगा, तो ये सब लोग जो गुड्स लेते हैं वो होते हैं इंफीरियर गुड्स, है ना, मतलब सस्ते गुड्स बेसिकली कह सकते हैं। तो गिफेन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो गिफेन गुड्स क्या है, इंफीरियर गुड्स के स्पेशल टाइप है। ऑन विच पुअर कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ मनी, जिसपे जो पुअर कंज्यूमर होते हैं वो अपना इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जैसे जो पुअर लोग हैं, मोटा अनाज खरीद लिए, है ना, मोटा चावल खरीद लिया और बाजरा खरीद लिया, इन सब पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं क्योंकि उनको ये सस्ते पड़ते हैं, तो भाई उनका पेट भर जाता है इससे। तो इन गुड्स को बोलते हैं गिफेन गुड्स। बोल रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ गिफेन गुड राइजेस द कंज्यूमर बिकम पुअरर इन रियल टर्म, सो ही रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव गुड एंड बाय मोर ऑफ गिफेन गुड्स। अब देखो, जब गिफेन गुड्स का प्राइस बढ़ता है, मान लो मोटा अनाज कल 10 रुपए का मिल रहा था, आज वही मोटा अनाज 12 रुपए का मिलने लग गया, तो यहाँ पे तुम कहोगे कि मैम प्राइस बढ़ गया तो गरीब लोग तो अब इसकी डिमांड कम करेंगे? नहीं, कम नहीं करेंगे। अब गरीब लोग इसकी डिमांड और करेंगे क्योंकि वो बाकी जगह अपना मन काटेंगे। जैसे मान लो कि गरीब आदमी कल को 10 का मिल रहा था तो कुछ पैसा बचा था तो मिल्क भी खरीद लेता था। अब उसको लग रहा है कि अनाज ये महंगा हो रहा, पेट कैसे भरेगा, है ना। बेसिक तो हमारा ज़्यादा पोर्शन तो इसी पे जाता है क्योंकि इसी सस्ता मिलता है, हमारा पेट भरता है। तो वो मिल्क को कहीं ना कहीं छोड़ देगा और उसका पैसा यहाँ पे लगा के ज़्यादा ये मोटा अनाज खरीद लेगा ताकि वो अपना पेट भर पाए, है ना। तो इन गुड्स को हम देखेंगे कि जब प्राइस बढ़ता है तब भी इनकी डिमांड बढ़ती ही है, तो ये लॉ के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज गुड्स बेसिकली वेबलन ने बताया। वेबलन कहते हैं कि प्रेस्टीज गुड बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो एक बंदा स्टैंडर्ड के लिए यूज करता है ना। मान लो कि बहुत लोग जो अमीर होते हैं वो किसी चीज को इसलिए खरीदते क्योंकि बाकी लोग उसको नहीं खरीद सकते, तो उनका वो स्टेटस दिखाता है। तो इस केस में बोलता है कि जब वो स्टेटस सिंबल वाले गुड्स का प्राइस गिरता है ना तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो ये कोई भी ले सकता है तो हम क्यों लेंगे, है ना। तो बोलता है कि इस केस में भी आप देखोगे उल्टा लॉ काम कर रहा है कि प्राइस गिरने पे भी इनकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही, उल्टी गिर रही है। तो प्रेस्टीज गुड्स आर लग्जरी गुड्स वेयर हुज डिमांड डिपेंड करता है हाई प्राइस और स्टेटस वैल्यू पे। इनकी डिमांड ही इसलिए होती है, रोलेक्स की वॉच इनकी डिमांड क्यों होती है क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है। अब मान लो इसकी वॉच का प्राइस गिर जाएगा जो कि सब अफोर्ड कर लेंगे तो हम क्यों लेंगे, हमें तो अपना स्टेटस दिखाना कि सिर्फ मेरे पास है, आई एम अमीर, है ना, वो वाला। तो इस केस में भी यहाँ लॉ क्या होता है, फेल हो जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस मतलब प्राइस गिरता है तब भी इसकी डिमांड बढ़ती नहीं है बल्कि गिर जाती है, ठीक है। हाइयर प्राइस पे लोग इसकी हाइयर डिमांड करते हैं क्योंकि उनको वो स्टेटस सिंबल की तरह लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सेप्शन, दैट इज इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की इग्नोरेंस भी एक्सेप्शन है। मतलब सम टाइम कंज्यूमर को ये लगता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस हायर है तो उसका मतलब उसकी बेटर क्वालिटी है, और इसी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जब उसका प्राइस बढ़ता है क्योंकि उनको लगता है ये सुपीरियर है। बहुत लोगों को तुमने देखा वो कहते हैं अरे महंगा मिल रहा है इसका मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी, खरीद लो। भले ही प्राइस ज़्यादा तब भी वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस ज़्यादा इसका मतलब क्वालिटी क्या है, बेटर है, वो सुपीरियर है। तो इस केस में तुम देखोगे कि प्राइस बढ़ रहा है फिर भी ऐसा नहीं कि डिमांड गिर रही है, डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों की नॉलेज में कमी है, उनका ये रॉन्ग बिलीव है कि ज़्यादा प्राइस है तो फिर बढ़िया चीज़ मिल रही है मार्केट में। तो यहाँ पे भी लॉ फेल होगा। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, कुछ क्या होती है हमारी लाइफ की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, भले ही प्राइस बढ़े हम नहीं छोड़ सकते। जैसे कि नमक, आप उसको नहीं वो कर सकते हैं, आपको यूज़ करना ही पड़ेगा खाने पे, है ना। मेडिसिन ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, आपको करनी ही पड़ेंगी। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको खरीदना ही होगा भले ही उनका प्राइस क्या है। तो इवन उनका प्राइस बढ़ता है, लोग उसका कंजम्पशन एक बेसिक लेवल से नीचे नहीं कर सकते। जैसे नमक है, कल को तुम मान लो उसकी 3 पैकेट लेते थे लेकिन आज को तुमको लग रहा है कि उसका प्राइस बढ़ गया, फिर भी ऐसा नहीं कि तुम उसको लेना बंद करोगे। हो सकता है तुम 3 से 2 पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारी बेसिक 2 पे सर्वाइव कर सकते हो, बट तुम उसकी डिमांड कम नहीं करोगे, है ना, उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड इन सारे केसेस में क्या है, उल्टा हो जाता है कि यहाँ प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड है आज को भी, तो गिर नहीं रही है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं, द गिवन गुड्स, प्रेस्टीजियस गुड, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो हमने देखा कि डिमांड
का लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या मान के चलता है, उसके एजम्पशन क्या है, और क्या एक्सेप्शन है, मतलब कहाँ कहाँ ये लॉ फेल हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।